मध्य प्रदेश की खबरों की राज्यसभा में नवनिर्वाचित सांसदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली है। वैसे तो एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के लिए आज सब कुछ अनोखा था। दरअसल कभी कांग्रेस ने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बतौर बीजेपी सदस्य राज्यसभा में शपथ ले ली है। ये रिपोर्ट देखिए। शपथ से पहले सिंधिया की तिग्गी को सलाम नमस्ते। सिंधिया ने संसद में बतौर बीजेपी सदस्य शुरू की अपनी पारी। सिंधिया ने राज्यसभा में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शपथ से पहले सिंधिया ने दिग्विजय का किया अभिवादन। राज्यसभा में नवनिर्वाचित सांसदों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। वैसे तो यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के लिए आज सब कुछ अनोखा था। दरअसल कभी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बतौर बीजेपी सदस्य राज्यसभा में शपथ ली। शपथ लेने से पहले का नजारा बेहद अलग था। शपथ से पहले सिंधिया मध्य प्रदेश में एक दूसरे के राजनीतिक प्रतिद्वंदी दिग्विजय सिंह की सीट की तरफ बढ़े और उन्हें हाथ जोड़कर अभिवादन भी किया। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी सलाम नमस्ते किया। सिंधिया को केंद्र में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। ऐसे में राज्यसभा में शपथ के बाद अपनी पुरानी पार्टी के नेताओं से सिंधिया की यह मुलाकात काफी दिलचस्प रही। अभी तक विपक्ष में बैठने वाले सिंधिया अब सत्ता पक्ष के साथ है। ऐसे भी कयास है कि सिंधिया को जल्द ही केंद्र में कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है। राज्यसभा में 45 नए सदस्यों ने ली शपथ। राज्यसभा के 61 नवनिर्वाचित सदस्यों में से करीब 45 सदस्यों ने शपथ ग्रहण किया। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और बीजेपी के भुवनेश्वर कलिता शामिल हैं। करीब 45 नवनिर्वाचित सांसदों ने बुधवार को राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू की उपस्थिति में शपथ लेने की पुष्टि की है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एवं उच्च सदन के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि देश के विधि निर्माता के रूप में आपका चुनाव हुआ है। अपने दायित्व के निर्वहन में आप सुनिश्चित करें कि सदन में आपका आचरण नियमों के अनुकूल हो, स्थापित मानदंडों के अनुरूप हो और सदन के बाहर आपका आचरण नैतिकता के मानदंडों के अनुसार हो। सदस्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करते हुए शपथ ग्रहण किया। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष। अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बता दें आपको कि इंडिया आइडिया समिट में पीएम मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको दिखा देते हैं। India invites you to invest in the hard work of our farmers. India has done historic reforms in the agriculture sector recently. There are investment opportunities in agriculture inputs and machinery, agriculture supply chain management, ready-to-eat items, fisheries, and organic produce. India's food processing sector is expected to be worth over $500 billion by 2025. To grow more streams of revenue, the best time to tap investment opportunities in Indian agriculture sector is now. India invites you to invest in healthcare. The healthcare sector in India is growing faster than 22% every year. Our companies are also progressing in production of medical technology,
telemedicine, and diagnostics. India and the US have already built a robust partnership in the pharma sector. To achieve scale and speed, now is the best time to expand your investment in Indian healthcare sector. India invites you to invest in energy. As India evolves into a gas-based economy, there will be big investment opportunities for US companies. There are also big opportunities in the clean energy sector. To generate more power for your investment, this is the best time to enter the Indian power sector. India invites you to invest in infrastructure. Our nation is witnessing the largest infrastructure creation drive in our history. Come, be a partner in building housing for millions or building roads, highways and ports in our nation. Civil aviation is another area of great potential growth. The number of air passengers are expected to more than double within next 8 years. The top private Indian airlines plan to include over 1,000 new aircraft over the coming decade. This is a huge opportunity for any investor who chooses to set up manufacturing facilities in India, which can become a base for supplying regional markets. A similar case is obvious for setting up maintenance, repair, and operation facilities. To give flight to your aviation targets, this is an ideal time to invest in the Indian aviation sector. तो इंडिया के आइडियाज़ को पीएम मोदी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की वजह से जो उत्पादन है, घरेलू उत्पादन को सिखा दिया गया है। साथ ही साथ लगातार जो भारत है वो निवेश की ओर बढ़ रहा है और अवसर भारत को मिल रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड वायरस संक्रमण के कारण उपजे हालातों को देखते हुए विद्यार्थियों और शिक्षकों के हित में बड़ा फैसला किया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि इस बार 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया है कि स्कूल के बच्चों के माध्यम से होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इस बार नहीं होंगे। कोई सार्वजनिक उत्सव फंक्शन जैसे कि होते थे बच्चों के स्कूल से आने के, शिक्षकों के अथवा प्रशासनिक गतिविधियां भी वहां परेड वगैरह जो होती थी, वो इस साल कोई भी संपादित नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण लाइव रहेगा, जो स्क्रीन रहती है उसके माध्यम से भी और आप सब मीडिया कर्मियों के माध्यम से भी वो दूर चैनलों पर प्रसारित होगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और जैसा उज्जैन के आबकारी अधिकारी का, सब इंस्पेक्टर का बच्ची से दुष्कृत्य सामने आया है, आज मुख्यमंत्री जी ने उसे तत्काल सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय किया है कि इस तरह के कोई भी कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। अभी तक हम ग्रामीण अंचल में देखते थे कि गांव के अंदर जो मकान बने हुए हैं ग्रामीणों के, सदियों से रह रहे हैं, पीढ़ियों से रह रहे हैं, लेकिन उनके पास न तो रजिस्ट्री है न लेखा जोखा है। आज कैबिनेट की बैठक ने तय किया है कि गांव के मकान का स्वामी अब गांव का ही किसान जहां वो रहता है उसे स्वामी बना दिया जाएगा। वो लोन नहीं ले सकता था, वो बैंक में नहीं रख सकता था, ऐसी तमाम छोटी छोटी दिक्कतें थी। सर्वे प्रारंभ हो गया है, ड्रोन से सर्वे भी प्रारंभ कर रहे हैं और इस तरह से अब गांव का हर किसान वो अपने घर का मालिक स्वयं बन सकेगा। भोपाल में फरार कुख्यात बदमाश शेखर लोधी की गिरफ्तारी मामले में एसपी साई कृष्णा ने बयान दिया है कि अलग अलग मामलों में शेखर लोधी आरोपी है।
आरोपी ने 2019 में हत्या को अंजाम दिया था। साथ ही बताया कि 8 महीने से कुख्यात बदमाश शेखर लोधी फरार था। जो जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी के पास ब्रिज है, वहाँ पर पुलिस ने पॉइंट लगाया था चेक करने के लिए, और वहाँ से ये गुजरा तो इसको इंटरसेप्ट किया था। ये रुका नहीं, ये लगातार आगे बढ़ने लगा, तो पुलिस ने आगे जाकर संस्कार वैली स्कूल के पास इसको घेरा। घेरते समय इसने फिर ये गाड़ी से उतरा और थोड़ा ऊपर जाकर इसने पुलिस जो संस्कार वैली का जो पिलर है वहाँ पर, उसकी आड़ लेकर पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। तो जवाबी फायरिंग में सेल्फ डिफेंस में पुलिस ने फायर किया और उसमें इसको चोट आई है। चंदेरी थाना पुलिस ने अशोकनगर पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमलाल कुरीद एवं एसडीओपी लक्ष्मी सिंह के कुशल निर्देशन में चंदेरी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। बता दें, इस साल जून महीने से 17 जुलाई के बीच चंदेरी में मोबाइल फोन छीनने की घटनाएं हुई थी। अक्सर शाम के समय जब लोग सड़कों पर घूमने निकलते थे, तब यह बदमाश एक मोटरसाइकिल पर आते थे और हाथ से फोन छीनकर भाग जाया करते थे। ऐसी 5 घटनाएं दिनांक 23 मई से 17 जुलाई की अवधि में घटित हुई थी, जिनमें घटना करने का तरीका एक सा था। साइबर सेल की मदद से छीने गए मोबाइल नंबर की जांच पड़ताल की गई, तो साइबर सेल से मिली सूचना के अनुसार चंदेरी पुलिस ने 3 लोगों को संदेह के आधार पर पकड़कर पूछताछ की। इन 3 लोगों ने वारदात करना स्वीकार किया। इनके कब्जे से कुल 5 मोबाइल बरामद किए गए हैं। चूँकि चंदेरी थाना के अंतर्गत ये अधिकांश सूचना मिल रही थी कि कोई 3 व्यक्ति जो हैं वो मोटरसाइकिल पे सवार होकर और मोबाइलों की लूट कर रहे हैं। आए दिन सूचना मिलने पे हमने ये सूचना को साइबर सेल को अवगत कराया। हमारा जो अशोकनगर में साइबर सेल है, और कई सूचनाएं ऐसी थी जो साइबर सेल में सीधे यहाँ के प्रार्थी लोगों ने आवेदन दिए। देश और प्रदेश कोविड की भयंकर महामारी से जूझ रहा है, तो वहीं मुरैना जिले भी इससे अछूता नहीं रहा। दिन प्रतिदिन कोविड संक्रमित बढ़ते ही जा रहे हैं। साथ ही बढ़ते मरीजों को देखते हुए जिला प्रशासन ने फिर से कर्फ्यू लगाकर लॉकडाउन कर दिया है। करीब 20 दिन बीत जाने के बाद लोगों का गुस्सा जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ फूट पड़ा। जब लोगों की पीड़ा बाहर आने लगी, तो कुछ राजनीतिक दलों के नेता भी उपचुनाव को देखते हुए गरीब मजदूरों की पीड़ा पर मरहम लगाने का काम करते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार को कोसा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन करके पूरे देश को, लोगों को संगठित करके यह दिखाया कि विश्व के लोगों ने माना कि भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसी महामारी के संकट में भारत जैसे देश में कोरोना की रोकथाम के समुचित प्रयास किए। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। देश के खिलाफ कोई भी आवाज अब नहीं है बर्दाश्त। राष्ट्र से बड़ा कौन, अब नहीं रहेंगे मौन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबर छत्तीसगढ़ की ओर। जांजगीर चांपा जिले के पंतौरा में अनुराग बंजारी के खिलाफ नाबालिग युवती के परिजन ने अपहरण करने की शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में पंतौरा पुलिस ने आरोपी की तलाश की और आरोपी के कब्जे से नाबालिग युवती को बरामद कर लिया और आरोपी अनुराग बंजारी के खिलाफ अपहरण के साथ दुष्कर्म का मामला भी दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है।
प्रार्थी ने थाना पंतोरा में आकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि आरोपी अनुराग बंजारे ने उनके घर की नाबालिग बच्ची को अपहरण कर लिया गया था और बाद में जब बच्ची को बरामद किया गया तब पता चला कि बच्ची के साथ शादी का झांसा देकर ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया गया है, जिसमें आईपीसी की धारा 366, 376 और साथ ही 506 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी की पतासाजी इसमें की जा रही थी, जिसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। जांजगीर चांपा के जिला के बलौदा में किशोरी के अपहरण और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। बलौदा पुलिस ने किशोरी को सीपत गांव से बरामद किया है और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। बलौदा एसडीओपी ने बताया कि बलौदा में अपने रिश्तेदार के घर रहकर पढ़ाई कर रही थी तो अचानक घर से गायब हो गई। इसकी सूचना परिजनों ने बलौदा पुलिस को दी है। गंभीर तो देखते हुए बलौदा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सीपत के योगेश कुमार जगत के घर दबिश दी और किशोरी को बरामद करके परिजनों को सौंप दिया। बलौदा थाना क्षेत्र का ये मामला है जिसमें प्रार्थी के द्वारा थाने में ये रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनके साड़ू की लड़की जो उनके घर पे रह के पढ़ाई करती थी, अचानक एक दिन रात को कहीं चले जाने की बात सामने आई, जिसमें उनके द्वारा थाने में आकर धारा 363 के तहत अपराध पंजीबद्ध कराया गया था और इसमें आरोपी की तलाश की जा रही थी। इसमें मुखबिर के सूचना पर पता चला कि आरोपी योगेश जगत ने उस बच्ची का अपहरण किया है और वो बिलासपुर सीपत में है। मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम बेद परसदा में पति ने अपनी पत्नी को मौत घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि घटना उस वक्त की है जब पति और पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और फिर पत्नी को फावड़े से काटकर हत्या कर दी गई। फिलहाल फरार आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। वहाँ पे हम लोगों ने टीम बनाकर दबिश दिया। इस दौरान पुलिस टीम जांजगीर भी गई थी। सीपत थाना क्षेत्र के कुछ एरिया लगरा, खेरा, गंगनिया इस क्षेत्र में भी दबिश दिए थे। इस दौरान एक सूचना प्राप्त हुई कि वह कर्रा में छिपा हुआ है। देर रात उसे ग्राम कर्रा से पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया और घटना में प्रयुक्त हथियार जो फावड़ा था उसे ग्राम सरवानी से जब्त किया गया है और आगे वैधानिक कार्रवाई चल रही है। कोरिया जिले के अंतर्गत आने वाला जनपद पंचायत खड़गवा के अध्यक्ष सोमवती उर्रे ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के विधायक विनय जायसवाल मेरे अधिकार कार्यों में बाधा डालते हैं। सोमवती उर्रे ने कहा कि मैं जब भी कोई कार्य को अपने लेटर पैड्स के माध्यम से करवाना चाहती हूं या भेजती हूं तो स्थानीय विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल उस कार्य को मना करवा देते हैं और कहते हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं यहाँ तो नहीं, जनपद जिला पंचायत तक भेजी हूँ तो उसमें विधायक जी का फ़ोन भी आ गया है कि यहाँ की जनपद अध्यक्ष की लेटर पैड में ऐसा कोई भी काम स्वीकृति नहीं होना चाहिए। ऐसा कोरबा के गेवरा दीपिका परियोजना में जीएम ऑफिस का वाहा गांव के लोगों ने घेराव किया। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि भू स्थापित लोगों की जमीनों को अधिकृत किया गया था, उनको अभी तक पूरा मुआवजा और पुनर्वास के लिए इंतजाम ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे प्रशासन को कई बार अवगत भी कराया गया। उनका कहना है कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम गेवरा खदान के अंदर आने वाले मुख्य मार्ग में और बड़ा आंदोलन करेंगे। नहीं हुआ है, वो साफ सफाई करे, दूसरी तरफ लोग रहते हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। स्ट्रीट लाइट पूरी तरह से ठीक होना चाहिए, पुनर्वास की जो सुविधा होनी चाहिए पूरी तरह से पुनर्वास सुविधा को अमल करे, ठीक करे। पुलिस का नाम लेते ही लोगों के दिमाग में खाकी वर्दी पहने ऐसे शख्स की तस्वीर उभरती है जो हाथ में बंदूक या लाठी लेकर लोगों को अपना रौब दिखाता हो। पुलिस वाले सामान्य तौर पर बड़े कठोर और सख्ती से काम लेने वाले दिखाई पड़ते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। रतनपुर थाने में वर्तमान में पदस्थ प्रशिक्षु डीएसपी ललित मेहरा के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता। अपनी ड्यूटी के साथ साथ गरीब बच्चों को पढ़ा लिखाकर उन्हें जीवन में कुछ करने लायक बनाने के काम में जुटे हुए हैं। पहल की गई है जिसमें हमने विद्या एक किरण उम्मीद की ग्रुप के नाम से 11 बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाने का जिम्मा उठाया है।
पर मुझे बहुत खुशी है कि कल हमने 11 बच्चों का जिम्मा उठा के 11 बच्चों को यहाँ आने के लिए कहा गया था और आज जब देखने आए तो वहाँ पे 13 बच्चे उपस्थित थे। हमने सबको बुक और स्टेशनरी प्रोवाइड किया है और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए यही गाँव के ही दो लोगों को से बात हुई है तो वो लोग पढ़ाने को एग्री हैं। और ये भी इस बात की भी खुशी है कि यहाँ पे जो टीचर्स जो दूसरे स्कूल में पढ़ाते हैं वो भी आके अपना पढ़ाने में सहयोग देना चाहते हैं और इन लोगों को सेल्फ डिफेंस के बारे में भी बताएंगे और डेली ना सही वीकली आके पुलिस इन लोगों का देखेगी कि इन लोगों का प्रोग्रेस रिपोर्ट कैसा है। तो इसी के साथ खबर छत्तीसगढ़ में इतना ही। नमस्कार।